हेलो फ्रेंड्स, कौटिल्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल करीब आ चुका है। सितंबर के महीने में ये परीक्षा होने वाली है और आप जानते हैं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और बिहार के जीएस का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। इसीलिए मैं आप सबके सामने एक लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मौलिक अधिकार से संबंधित। आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो उसमें मौलिक अधिकार से संबंधित जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। तो आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस चुन के लाया हूं जो कि आपकी तैयारी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस सेशन को आज करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही यहाँ पे कौटिल्य क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप का स्कैनर दिया गया है, आप इसे स्कैन करके हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या फिर आपको तैयारी से संबंधित किसी भी तरीके का कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस इसे स्कैन करके। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। जो मौलिक अधिकार से संबंधित एमसीक्यू है उसे हम लोग करते हैं साथ में। ये पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है कि मौलिक अधिकार का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है। मौलिक अधिकार का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? आपके सामने ऑप्शन है भाग 2, भाग 3 और भाग 4 और भाग 4A। तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार का संबंध किससे है। तो मौलिक अधिकार का जो संबंध है वो है भाग 3 से। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक जो है वहां पर हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार से संबंधित है, इसलिए इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि मूलतः भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 11। तो आपको बताना है कि सबसे पहले देखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आंसर दीजिए, उसके बाद जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे मिलाइए कि आप कहाँ सही बता रहे हैं और कहाँ गलत बता रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है कि मूलतः भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये है ही नहीं। आप इन दोनों में कंफ्यूज करेंगे क्योंकि अभी जो है वो है 6, लेकिन मूलतः यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में मूलतः वर्ड का यूज किया गया है। तो मूलतः भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इसलिए अभी अगर पूछे कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं तो उसका आंसर हो जाएगा 6। और अगर पूछे कि मूलतः भारतीय संविधान ने कितने मौलिक अधिकार दिए थे भारत के नागरिकों को, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। हमारे जो फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में, उसका उद्देश्य क्या है। आपका ऑप्शन है ए सामाजिक लोकतंत्र की उन्नति, ऑप्शन बी आर्थिक लोकतंत्र की उन्नति, ऑप्शन सी राजनीतिक लोकतंत्र की उन्नति, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि उद्देश्य क्या है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है इसका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की उन्नति। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में जब पूछेगा या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की उन्नति से रिलेटेड आपसे पूछेगा कि कौन सा है, तो उसके लिए नीति निदेशक तत्व तो जिम्मेदार है। राजनीतिक लोकतंत्र की उन्नति से संबंधित कौन है, तो वो हो जाएगा मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि भारत के जो नागरिक हैं वो किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23-24 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 से 28। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 से 28 में। देखिए अनुच्छेद 23-24 जो है ये है
शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये है समता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 से 22 है ये है स्वतंत्रता का अधिकार। तो याद रखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से हम रेगुलर बेसिस पे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। ज्योग्राफी जिसमें बिहार पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको रेगुलर वीडियोज के अपडेट आपको मिलता रहेगा, और साथ ही साथ आप हमारे साथ अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। देखिए अभी हम लोग पीछे चर्चा कर रहे थे कि एक मौलिक अधिकार को हटाया गया है मौलिक अधिकार की सूची से, तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, यहाँ ध्यान देंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है 24वां संशोधन अधिनियम, 38वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, या फिर 44वां संशोधन अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44वां संशोधन अधिनियम। देखिए जब भी कुछ ऐसा आपसे पूछे कि कोई इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक आपको दे दे और वहां से बोले कि यहाँ से कुछ हटाया गया है, तो हटाने का जितना भी सारा काम है मैक्सिमम वो किया गया है 44वां संविधान संशोधन में। क्योंकि आप जानते होंगे 42वां संविधान संशोधन के समय पे आपातकाल लगा था देश में, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाया गया था, और उस आपातकाल के बाद जब सरकार चेंज हुई तो उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन को हटाया था, और उसी समय पे संपत्ति के अधिकार को भी इस सूची से हटा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया है। चलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है मौलिक अधिकार की सूची से तो अब उसे कहां पर रखा गया है आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भाग 9, ऑप्शन नंबर बी भाग 4A, ऑप्शन नंबर सी भाग 11, और ऑप्शन नंबर डी भाग 12। तो आपको बताना है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा के किस भाग में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 12। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 300 क में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। इसका मतलब है कि संपत्ति का जो अधिकार है अब मौलिक अधिकार नहीं है, हालांकि वो अभी भी कानूनी अधिकार है नागरिकों का। ठीक है, कानूनी अधिकार है, इस बात को आप भूलेंगे नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हमारे किसी भी एग्जाम में, आप देखेंगे तो उसमें बहुत बार पूछा गया है कि भारत, पिछले बीपीएससी को जब हम लोग बीपीएससी का पीवाईक्यू देखते हैं तो उसमें एक जगह पूछा गया था एकल नागरिकता जो है वो किस देश के संविधान से हम लोग लिए हैं या किस देश से प्रेरित है एकल नागरिकता। उसी तरीके से भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है, आपको ये बताना है। क्या वो आयरलैंड से है, या सोवियत संघ से प्रेरित है, या फ्रांस से प्रेरित है, या फिर यूएसए से प्रेरित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए से प्रेरित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है हमारा मौलिक अधिकार। क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका में सबसे पहली बार संविधान लिखा गया था और वहां नागरिकों के अधिकारों की चर्चा की गई थी, वहीं से हम लोग अपने संविधान में इसे शामिल करते हैं मौलिक अधिकारों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे सामने है वो है मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ दो कथन दिया गया है, उसके बाद आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है या सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो एक बार ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन जो है कि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। क्या ये सही है? और दूसरा जो कथन है वो है कि किसी भी परिस्थिति में राज्य इन अधिकारों पर
इन अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। तो क्या ये दोनों में से कौन सा सही है? तो क्या मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो ऐसा नहीं है, इनमें से कुछ अधिकार जो हैं वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। दूसरा जो है कि किसी भी परिस्थिति में, देखिए ऐसा जहां भी पूछ देना, मतलब बहुत ज्यादा हार्श वर्ड दे दे कि किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकती है, तो राज्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, संसद से है, ठीक है। तो किसी भी परिस्थिति में राज्य इन अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन जो हैं वो यहाँ पर गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मौलिक अधिकारों में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार नागरिकों को प्रदान करता है। तो क्या वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, क्या वो अनुच्छेद 23-24 है, या क्या वो अनुच्छेद 25 से 28 है, या फिर क्या वो अनुच्छेद 29-30 है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो देती है भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मौलिक अधिकारों में कमी या कटौती करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ठीक है, मौलिक अधिकारों में कमी या कटौती करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय, सी संसद, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए मौलिक अधिकारों में कमी या कटौती कौन कर सकती है? तो वो है हमारा संसद। संसद जो है वो इसमें कमी या कटौती कर सकती है, लेकिन ये जो संसद काम करेगी मौलिक अधिकारों में कटौती करने का, वो न्यायिक पुनराविलोकन के अधीन होता है। उच्चतम न्यायालय जो है वो चेक करेगी कि क्या इससे नागरिकों के या फिर हमारे संविधान के मूल ढांचे पे कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, और अगर वो मूल ढांचे के खिलाफ जाता हो तो फिर उच्चतम न्यायालय उस कानून को या उस संशोधन अधिनियम को विधि शून्य कर देगी और उसे निरस्त कर देगी। लेकिन हमारे संसद को ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों में कमी या कटौती कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाए गए आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है या उसमें दिया गया मौलिक अधिकार है जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं कर सकते हैं, अगर आपसे ऐसा पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो उसमें अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो लागू रहेगा, वो निलंबित नहीं होगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता है? और उसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है अगर आप सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू कर रहे हैं। 20 और 21 अगर बाह्य आक्रमण के आधार पर या युद्ध के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो ये रहेगा, ये निलंबित नहीं होगा। 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल अगर युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाए तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब निलंबित हो जाएंगे, बाकी सभी निलंबित हो जाएंगे। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया हो तो अनुच्छेद 19 में दिया गया जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार में कमी कर सकती है? देखिए एक क्वेश्चन तो यहां से ऐसे बन सकता है कि सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार में कमी कौन कर सकती है, तो वो संसद करेगी। लेकिन अब पूछ रहा है कौन सा अनुच्छेद के अनुसार ऐसा किया जा सकता है, तो वो कौन सा अनुच्छेद होगा हमें ये बताना है। आपके सामने आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 34 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 35।
तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद जो है वो सशस्त्र बलों में जो शामिल हैं फौज वगैरह जो हैं उनके मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ से संबंधित है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि राज्य शब्द की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की गई है? राज्य शब्द की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की गई है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 13। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12। ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है, मतलब सॉरी, ऑप्शन नंबर बी जो है अनुच्छेद 3, इसमें कहा गया है कि भारत जो है वो किसी राज्य के नाम, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकती है। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 13, इसमें है कि अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि नागरिकों के अधिकार के हित में जाता है, अहित करता है, नागरिकों के अधिकारों का अहित करता है या उनका उल्लंघन करता है, तो ये अनुच्छेद 13 उसे विधि शून्य घोषित कर सकती है। और जो यहाँ कहा गया है कि राज्य शब्द की व्याख्या किसमें की गई है, तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? देखिए, केवल भारतीय नागरिकों को, मौलिक अधिकार तो ऐसा है नहीं कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। तो अब यहाँ बताना है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। थोड़ा सा आप वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, आंसर बहुत इजी है, देखने में बस टफ लग रहा है। ठीक है, देखिए आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, क्या ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन नंबर सी है, विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने का अधिकार, तो क्या ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? और फिर है ऑप्शन नंबर डी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। तो अब बताना है कि इनमें से कौन सा है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इन्हें आप संबंधित अनुच्छेद से जोड़िए। देखिए, ये जो संबंधित है ये अनुच्छेद 14 से संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ये जो है आपका अनुच्छेद 19 से संबंधित है। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है ये 20 से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? 20 से संबंधित है। अब आप बताइए, देखिए 15, 16, 19, 29, 30, ये जो आपका अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो निकल जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखिए, शिक्षा में तो केवल भारतीय नागरिकों को देगा नहीं, क्योंकि जो विदेशी नागरिक यहाँ रह रहे हैं उन्हें भी पढ़ना जरूरी है। समानता जो है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए तो जरूरी है नहीं, बाहर से भी जो आदमी यहाँ आए हैं, कुछ काम से रह रहे हैं, उन्हें भी तो समानता की आवश्यकता है। और ऑप्शन नंबर डी जो है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण तो हर किसी को मिलना चाहिए ना। मान लीजिए किसी को गलत तरीके से फंसा दिया गया केस में और उसे संरक्षण प्राप्त नहीं है, उसका जीवन तो खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेट करने से आपका आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन की घोषणा करता है? अस्पृश्यता उन्मूलन की घोषणा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 18। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है। अनुच्छेद 14 जो है ये आपका समता की बात करता है। अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। और अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों के अंत की बात करता है। किसकी बात करता है?
उपाधियों के अंत की बात करता है अनुच्छेद 18। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा है कि विधि के समक्ष समता का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है वो निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। क्या वो अमेरिका है, क्या वो कनाडा है, क्या वो जापान है, या फिर क्या वो ब्रिटेन है। तो विधि के समक्ष समता जो है ये लिया गया है ब्रिटेन से। विधियों का समान संरक्षण अगर बोलेगा तो वो है अमेरिका से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो लिया गया है जापान से। तो आपका जो विधि के समक्ष समता ये लिया गया है ब्रिटेन से। इसका मतलब क्या है कि किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होगा और कानून के सामने सब बराबर होंगे, इसका मतलब यही है। तो विधि के समक्ष समता का जो विचार है ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 226 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 361। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 361। इसके द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 226 ये उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे कि शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, है ना। ओबीसी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कौन से संविधान के द्वारा किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 86वां संविधान संशोधन 2001, 93वां संशोधन अधिनियम 2005 और 97वां संशोधन अधिनियम 2011। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 93वां संशोधन अधिनियम 2005। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहे कि आपको थोड़ा सा फंसाए, एग्जाम को टफ बना दे, ऐसा क्वेश्चन डाल देगा। तो ये सब पे ध्यान रखिएगा, खास करके संविधान संशोधन से हर बार क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, क्या भरोसा यही पूछ ले, है ना। तो याद रखेंगे कि ओबीसी जो क्लास है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे कहते हैं ओबीसी, इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है 93वां संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, तो इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था 21A, आर्टिकल 21A में। 42वां संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और 97वां संविधान संशोधन जो है ये सहकारी समिति वाला जो कॉन्सेप्ट था उससे संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 अब जो है, ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है। याद रखेंगे क्वेश्चन को पढ़ते समय आप लोग ये सब वर्ड पे जरूर ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस के निर्धारण, ईडब्ल्यूएस क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होता है उसकी बात की जा रही है। उसके निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि, ऑप्शन नंबर बी 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट, ऑप्शन नंबर सी अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड, और ऑप्शन नंबर डी अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आंसर दीजिए, फिर आप हमारे बताए हुए आंसर को देखिएगा, जो कि फिर बताइएगा कि आपका आंसर सही हुआ है या गलत हुआ है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ की सही मानदंड नहीं है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 4 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। 4 एकड़ के जगह पे अगर 5 एकड़ होता तो सही हो जाता, क्योंकि न्यूनतम कितनी जमीन होनी चाहिए, 5 एकड़। और अगर उससे ज्यादा आपके पास कृषि भूमि है, एग्रीकल्चरल लैंड है 5 एकड़ से ज्यादा, तो आप ईडब्ल्यूएस ए ग्रुप में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आवासीय फ्लैट अगर 1000 वर्ग फीट से ज्यादा या उससे बड़ा का आवासीय फ्लैट है आपके पास,
तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। अगर कोई अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज का भूखंड है आपके पास या उससे बड़ा है तो भी आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। और अगर अधिसूचित क्षेत्र के बाहर 200 गज या उससे बड़ा भूखंड है, लैंड का आपके पास जमीन है, तो आप ईडब्ल्यूएस के ग्रुप में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं किया गया है। याद रखें, ध्यान देंगे यहाँ। सबसे पहली बात तो ये उच्चतम न्यायालय का संदर्भ देके पूछ रहा है। उसके बाद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं किया गया है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय जो है ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी शांति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो हो जाएगा कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा शामिल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 19 में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसका ये एक भाग है। इसका मतलब है कि संविधान खुद ये अधिकार प्रदान करता है भारत के नागरिकों को। इसमें उच्चतम न्यायालय का कोई रोल नहीं है। ये तीनों जो है आपका, ये तीनों जो मौलिक अधिकार है इसको शामिल किया है उच्चतम न्यायालय वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में। ये संविधान खुद दे रहा है, तो इसको उच्चतम न्यायालय कैसे शामिल करेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार ये संविधान खुद देता है भारत के नागरिकों को। ठीक है, बाकी जो फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, शांति का अधिकार है और विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार से संबंधित 20 क्वेश्चन का जो एक आज हम छोटा सा एक सीरीज लेके आए थे वो आपके सामने यहाँ पे है। कौटिल्य क्लासेस जो है ये बीपीएससी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने जा रही है, जिसमें आपको मिलेगा 15 टेस्ट और उसका मिनिमम फीस रखा गया है, बहुत ही कम है, 250 सिर्फ उसका फीस रखा गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा नंबर दिया हुआ है 9162219895। आप इस पे कॉल करें, आपको जो टेस्ट सीरीज है वो आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दिया जाएगा। और व्हाट्सएप पे पाने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर व्हाट्सएप पे आप पीडीएफ चाहते हैं इन सभी का तो क्या करना होगा, या फिर आप टेस्ट सीरीज आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस स्कैनर को स्कैन करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे सेशन में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।